अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। भाई कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कल बात की थी वुल्फ किश्नर क्लेमेंजर रिएक्शन, उसके बाद एल्डिहाइड पैरा एल्डिहाइड रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स हमने बात की थी। मेरे ख्याल में हमने सारे रिएक्शन पूरे कर लिए थे। हाँ, अल्कोहल का रिएक्शन भी बात हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन होगी और वो आपको पता है एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन होती है H2 निकल प्लेटिनम प्लेटियम के साथ, या NaBH4 LiAlH4 कोई भी ऐड कर दें, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट निकल प्लेटिनम या प्लेडियम हो, NaBH4 हो या LiAlH4 हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करेंगे अल्कोहल में। एल्डिहाइड से प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इनमें से सिर्फ LiAlH4 रिड्यूस कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर वगैरह को, ये नहीं कर सकते। ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो दोनों के साथ रिड्यूस हो जाएगा, NaBH4 से भी रिडक्शन हो जाएगी एल्डिहाइड या कीटोन की, और इससे भी। इसके अलावा दूसरी है, दो और रिडक्शन है, एक है वुल्फ किश्नर और दूसरी है क्लेमेंजन। अब ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने आपको अल्केन की प्रिपरेशन में बता दी। इन दोनों से प्रोडक्ट अल्केन बनता है। वुल्फ किश्नर का रीजेंट होता है हाइड्राजीन N2H4 बेस KOH या NaOH। क्लेमेंजन का होता है जिंक मरकरी अमलगम HCl। दोनों से अल्केन बनता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। एल्डिहाइड की भी होगी, कीटोन को भी, दोनों रिडक्शन एल्डिहाइड की भी होती हैं, कीटोन की भी। और ये ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है, ये भी CH2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन याद रखनी है। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 एसिडिफाइड और अल्कलाइन। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिफाइड, KMnO4 अल्कलाइन। दोनों केसेस में कलर डिस्चार्ज होगा, KMnO4 पर्पल टू कलरलेस, K2Cr2O7 ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, उसके बाद कुछ टेस्ट हैं एल्डिहाइड कीटोन के, वो भी मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से मैंने कहा था, टॉलेंस रीजन टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट है। ठीक है, फेलिंग और बेंडिक्ट में कोई फर्क नहीं है ऑब्जर्वेशन का, सिर्फ हमारे पास फर्क आता है तो वो किस चीज का आता है भाई। एक में क्यूप्रिक टेट्रेट होता है, ठीक है, जबकि दूसरे में हम जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉपर के ऑक्साइड वगैरह, कॉपर हाइड्रोक्साइड का डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं आता। टेस्ट रिएक्शन ऑब्जर्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए उसको सेम ही समझ के याद रखें। ठीक है, उसके बाद एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। ठीक है, जो सिर्फ कीटोन का होगा, जबकि एल्डिहाइड का नहीं होगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, PRUSSID, ये यू है, सिर्फ कीटोन का होगा। ये एक टेस्ट है जो कीटोन देगा, जबकि एल्डिहाइड का नहीं होगा। और इसमें होगा क्या, अल्कलाइन नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का लेबोरेटरी रिएजेंट बना हुआ मिलता है। ठीक है, जब हम उसको ऐड करेंगे तो कीटोन वाइन कलर प्रोड्यूस करता है,
जबकि एल्डिहाइड नहीं करता। ठीक है, वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर कीटोन देगा, जबकि एल्डिहाइड का नहीं होगा। अब नाइट्रोब्रोसाइड होता क्या है भाई, ये कॉम्प्लेक्स होता है साइनाइड का आयरन के साथ। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है एन, नहीं आयरन का, FeCN6NO, और इसके साथ सोडियम कैटाइन अटैच होगा, ये एनाइन होता है। इसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं, जिसके साथ कीटोन रिएक्शन करेगा जबकि एल्डिहाइड नहीं होगा। जस्ट इसकी ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद आपको कुछ यूजेस वगैरह एल्डिहाइड कीटोन वगैरह के पता होने चाहिए भाई, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, इनके यूजेस क्या है, या फॉर्म एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड के यूजेस क्या है। सबसे ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप शुगर्स में मौजूद हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। हाँ, एक बहुत अहम रिएक्शन, ठीक है, और वो रिएक्शन जो है वो रह गया, वो अभी मेरे जहन में आया है, और वो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बेक लाइट। हाँ भाई, पता है आपको बेक लाइट का? कोई किसको पता है? बेक लाइट क्या चीज है? ठीक है, बेक लाइट का रिएक्शन ये आपको पता होना चाहिए इसमें। हाँ जी बच्चों, तो बेक लाइट एक पॉलीमर है। ठीक है, क्या चीज है? बेक लाइट एक पॉलीमर है। और ये पॉलीमर कैसे बनता है? बेक लाइट यूज क्या है सबसे पहले बेक लाइट का? ठीक है, ये जो हम स्विच वगैरह यूज करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी स्विच वगैरह, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के स्विच है। ठीक है, ये बेक लाइट है, इस मटेरियल का नाम बेक लाइट है। बेक लाइट एक पॉलीमर है जो कि यूज होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक स्विच वगैरह या इस किस्म की चीजें बनाने के लिए। अब बेक लाइट कैसे बनता है? बेक लाइट असल में पॉलीमर है। अगर हमारे पास ये अल्कोहल हो, ठीक है, या हम एल्डिहाइड ले लें, ठीक है, इसकी पॉलीमराइजेशन कर दें। जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो हमारे पास बेक लाइट बनेगा। हम जरा इसका स्पेसिफिक रिएक्शन और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जी बच्चों, हाँ, ये किसी का मैसेज आया हुआ है, क्या बाकी टेस्ट इंक्लूड नहीं है? कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? सर जी, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो डीएनपीएच टेस्ट, जो सोडियम इनका बाइसल्फेट बेटा टेस्ट। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो तो पहले बता चुका हूँ कि 2,4-DNPH वो टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करेगा। टॉलेंस रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करेगा। ये सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का होगा इंक्लूड है, वो तो रिएक्शन है। और उसकी ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ऑरेंज प्रेस्टेट। हाँ, अब हम बात करते हैं बेक लाइट की। सर भाई ये बहुत सिल्वर मिरर इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट वाले ये वाले करवा दें टेस्ट। ये तो मैं आपको, मेरे ख्याल में परसों तरसों मैंने आपको बताया था सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस रीजन टेस्ट क्या है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएं, एल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ एसिड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर मेटल रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो जाएगा। ये परसों तरसों की क्लास में मिखाल में जब एल्डिहाइड कीटोन, जिस दिन हमने चैप्टर बकायदा स्टार्ट किया, उससे एक दिन पहले हमने कुछ रैंडम बातें की थी कि ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, 2,4-DNPH रिएक्शन क्या है, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, हमने इन सब की बात की थी। खैर, फिर एक दफ़ा बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप बेक लाइट को ज़रा समझ लें। भाई बेक लाइट फॉर्म एल्डिहाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका एक रिएक्टेंट होता है फॉर्म एल्डिहाइड, दूसरा रिएक्टेंट होती है अल्कोहल, फिनोल।
ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड पहले इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH बनाता है जब हम डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाएं। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड से बनेगी अल्कोहल और 2 अल्कोहल बनेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, इसका रिएक्शन करवा दें। एक अल्कोहल हमारे पास बनता है, ये OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। दूसरा हमारे पास बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब इन दोनों की आपस में पॉलीमराइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्कोहल फिनोल, फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा और बेकलाइट बनाएगा। बेकलाइट में होगा क्या भाई, ये CH2 इस ऑर्थो पोजीशन के साथ अटैच हो जाएगा, यहां से OH और H निकल जाता है वाटर बना के। ये है फिनोल, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे था बेंजाइल अल्कोहल ग्रुप CH2OH। इस CH2 को नेबरिंग फिनोल ग्रुप से अटैच कर दें, इसका OH CH2 का और इस रिंग का H वाटर बना के चला गया। यहाँ पे भी हमारे पास है OH, इन्होंने आपस में अटैच किया। अब इसकी ये साइड नेक्स्ट के साथ अटैच होती जाएगी CH2 और नेक्स्ट, इस तरह से पॉलीमराइजेशन इन दोनों साइड पे चलेगी। अब इसकी जो पैरा पोजीशन है ये दूसरी पैरा बेंजाइल अल्कोहल के साथ अटैच हो जाएगी इसी तरह वाटर की रिमूवल के साथ। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन नेक्स्ट नेबरिंग ऑर्थो के साथ, तो ये आपस में यूं अटैच होते जाते हैं। ठीक है, और जो पॉलीमर बनता है इस पॉलीमर का नाम है बेकलाइट। यहाँ CH2 CH2, यहाँ OH और OH है, मतलब ये आपस में नेक्स्ट अटैच होते जाएंगे और इसी तरह ये चेन दोनों तरफ चलती रहेगी। तो इनकी ऑर्थो और पैरा और पैरा पोजीशन, इसकी पैरा और इस पैरा बेंजाइल अल्कोहल के साथ, ये ऑर्थो नेक्स्ट के ऑर्थो के साथ आपस में अटैच होके ये पॉलीमर बनाते हैं जिसे बेकलाइट कहा जाता है। बेकलाइट प्लास्टिक है। ठीक है, बेकलाइट का यूज क्या है, मैंने आपको बताया यूज है फिनोल रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ठीक है, और अल्कली के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ऑन फर्दर रिएक्शन गिव बेकलाइट। ठीक है, ये बेकलाइट का रिएक्शन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। अब ये फिनोल के रिएक्शन में गिन लें आप या आप एल्डिहाइड के रिएक्शन में गिन लें, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है सर जी। जी, जी ये जो बैकलाइट की शुरू में जो कंपाउंड बना है इसकी CH2 किस तरह अटैच होगा सर? ऑलरेडी कार्बन की 4 वैलेंसी तो कंप्लीट है। पहले जो फर्स्ट बेंजीन रिंग के अंदर आपने पैरा पोजीशन पर CH2 अटैच करके ठीक दूसरे है। बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया सर। ये जो आप कह रहे हैं कैसे अटैच हुए हैं, या यहाँ बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनी है, ये बेंजाइल अल्कोहल भाई बेंजीन सब्स्टिट्यूशन करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। इसका जो वहीं पर तो है सर जी, क्या चीज, इधर जो कंपाउंड की जो फर्स्ट जो बना है बैकलाइट की फर्स्ट जो कार्बन वाली कंडीशन ये नीचे वाली सर पैरा पोजीशन पर जो है। हाँ, ये ये हाइड्रोजन वाली हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे भाई, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन देती है और बेंजीन का हाइड्रोजन जो यहाँ पे एक था वो रिप्लेस हो गया है CH2 के साथ। सही है बेंजीन सर जी। बेंजीन के रिएक्शन क्या होते हैं, बेंजीन के जो हाइड्रोजन एटम है ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे जब भी बेंजीन बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा इसमें, वो तो सिंपल हमें और मालूम। हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या बना सर? वाटर, यहाँ से CH2 का OH था, ये OH और यहाँ से जो हाइड्रोजन है यहाँ पे -NH2O कर ले। n moles of formaldehyde react with n number of moles of phenol, remove n number of moles of water और ये पॉलीमर बनाएगा।
ठीक जी है। सर जी। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और कंडेंसेशन रिएक्शन है। वाटर की एलिमिनेशन जहाँ पे भी होगी हम उसको कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एक टाइप है ये। अच्छा, उसके बाद हमें जो है यहाँ कुछ मैंने कहा यूजेस पे हम बात कर रहे थे, जहाँ से मेरे माइंड में बेकलाइट आ गया और मैं बेकलाइट की तरफ चला गया। तो ये फॉर्म एल्डिहाइड का एक यूज भी है। फॉर्म एल्डिहाइड इज यूज टू प्रिपेयर बेकलाइट। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड को हम बेकलाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड को हम यूज करते हैं इसके अलावा इंडिगो और पैरा रिसोर्सेट, एनिलीन वगैरह, डाई वगैरह, डाइज बनाने के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, जो फॉर्मेलिन है, हमने बात की थी, फॉर्मेलिन 40% सोल्यूशन होता है। वो डिसइंफेक्टेंट है, जर्मीसाइड है, एंटीसेप्टिक है, फंजीसाइड है। ठीक है, तो वो इस पर्पस के लिए यूज होता है, किस चीज को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म एल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर। मिरर बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम सिल्वर मिरर टेस्ट जो हमने रिएक्शन किया था, वो रिएक्शन मिरर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें जो हम सिल्वर को रिड्यूस करते हैं वो फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं, पोलियो वैक्सीन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके कुछ यूजेस वगैरह आपने रीड कर लेने हैं। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड का सबसे बड़ा यूज क्या है? एसिटाल्डिहाइड विनेगर, हमारे पास जो सिरका है, 4% सोल्यूशन, 4 to 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी एसिडाल्डिहाइड कह रहा हूँ, वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड, अच्छा एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज करके बनाएंगे, 4 to 5% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, इसके अलावा एसिटिक एसिड से हम जो है वो अल्कोहल्स बनाते हैं रिडक्शन करके। ठीक है, या एसिटाल्डिहाइड से हम रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, एथेनॉल बनाने के काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा इसका यूज हमारे पास जो है वो ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। जनरल यूजेस हैं इनके। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगी। इनके यूजेस जो हैं वो चैप्टर के आखिर में बुक में दोनों के दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ एक और बात तो याद रखिएगा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम रिडक्शन कराएं विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, RMGX के साथ भी इनका एक रिएक्शन होगा, और RMGX के साथ फॉर्म एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, ऑल अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन गिव टर्शरी अल्कोहल। अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करेंगे तो ये टर्शरी बनाएगा। उसके बाद आपने एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी याद रखनी है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज कीटोन इज स्टेरिकली हिंडर्ड। एक बात, there are two electron donor groups which reduce positive character of electropositive character of carbon। तो सर जी, इसलिए जी, यहाँ यूजेस में लिखा है यूज एज अ स्लैग पॉइजन। स्लैग पॉइजन किसे कहते हैं सर? used as a स्लग पॉइजन, SLUG पॉइजन। slug poison। यस पॉइजन सर, का मतलब क्या है? जहरीला यानी जरासीम कश हुए। स्लैग पॉइजन पेस्टिसाइड्स वगैरह को कहते हैं। पेस्ट समझते हैं आप किस किस्म के कीड़ों को कहा जाता है? जी सर, किसे कहते हैं? जो मुझे तो इतना नहीं पौधों पता। वगैरह में आप होते हैं जिन। आपको बायो का पता है तो स्लैग पॉइजन जो इन कीड़ों को, पेस्ट वगैरह को मारने के लिए जो यूज किए जाते हैं, इन्हें स्लैग पॉइजन्स कहा जाता है। ठीक है, हाइप्नोटिक ड्रग्स कौन से हो गए सर जी? कौन से? हाइप्नोटिक ड्रग्स उसी के हाइप्नोटिक, यूज में लिखा है। नहीं पता भाई सर, देख लीजिएगा। ठीक है, हाइप्नोटिक ड्रग्स इस बायो के सर से पूछ लीजिएगा, इनकी इतनी डिटेल मुझे नहीं पता। कि जस्ट नाम मुझे पता हो सकते हैं, याद हो सकते हैं, लेकिन कौन सा ड्रग होता है, किस पर्पस के लिए स्पेसिफिक होता है, ये सर बायो से पूछ लीजिएगा। सर जी,
तो ये जो हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं ये स्लीपिंग पिल्स होते हैं। अच्छा, सर मतलब अगर कोई इंसोम्निया, यानी इंसोम्निया कि अगर डिजीज किसी के को, लिए ठीक है। जी अगर किसी को कोई मतलब इंसोम्निया हो और वो मतलब स्लीप सही से नहीं कर सकते तो स्लीपिंग पिल्स यूज करने से फिर ये ठीक हो जाता है। अच्छा, सर ये स्लीपिंग, एल्डिहाइड का दोबारा इसका बता दें। इसका मतलब है स्लीपिंग पिल्स को जो है हाइप्नोटिक ड्रग्स कहेंगे, ये कह रही हैं आप? यस सर। ठीक है, स्लीपिंग पिल्स हैं भाई हाइप्नोटिक ड्रग्स, ठीक है। सही अच्छा सर। जी, क्या कहा किसने, किस चीज़ का बता दें, कौन से एल्डिहाइड का? सर ये एल्डिहाइड कीटोन से कैसे रिएक्टिव है ज्यादा, वो दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। एल्डिहाइड कीटोन से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? देखें, कार्बोनाइल कार्बन ये पॉजिटिव कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। जब हम कीटोन पे आएंगे, एल्डिहाइड में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन चेन होगी, यहाँ 2 कार्बन चेन। एक तो यहाँ पे दोनों तरफ sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो यहाँ स्टेरिक बल्क है दोनों साइड पे, स्टेरिकली हिंडर्ड। ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, यहाँ एक साइड पे अकेला हाइड्रोजन एटम है। एक वजह तो ये हो गई। दूसरा, हमें मालूम है ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ एक डोनर ग्रुप जो उसका पॉजिटिव करेक्टर कम कर रहा है, यहाँ 2 डोनर ग्रुप उसका पॉजिटिव करेक्टर कम कर रहे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि लेस पॉजिटिव कार्बन मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, ये मोर पॉजिटिव कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड, अब अगली बात भी याद रखनी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह हो जाएगी भाई? उसकी वजह ये हो जाएगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव। यहाँ रेजोनेंस हो रही है, यही रेजोनेंस एस्टर में भी होगी, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में ऐसी कोई रेजोनेंस नहीं होती। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होंगे वो मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होंगे। अब थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात हो जाए। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आपको मालूम है कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसे इसलिए कहेंगे कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सिल। ठीक है, इसका कार्ब इसका ऑक्सिल ही हो जाता है कार्बोक्सिल, इसलिए इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहा जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर क्लासीफाई करने लगूं तो पहले सबसे तो एक COOH ग्रुप है तो मोनो, 2 या 2 से ज्यादा है तो डाई ट्राई या जनरली पोली। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की है, अगर R ग्रुप के साथ COOH अटैच है तो एलिफेटिक, अगर एराइल ग्रुप के साथ अटैच है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। अब कुछ कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास नाम, ये एरोमेटिक का स्ट्रक्चर हो गया ये। अच्छा, जनरल फार्मूला की बात करेंगे, CnH2n+1 COOH, ये आ जाएगा जनरल फार्मूला। ठीक है, कुछ मोनो की एग्जाम्पल के कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, कुछ डाई की भी कॉमन नेम आपको मालूम होने चाहिए। मोनो में पहला फॉर्मिक कॉमन नेम है इसका, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक का मतलब क्या होता है भाई? फॉर्मिक, फॉर्मिका से आया एसिटम अंट, एसिटिक एसिड, फॉर्मिका से आया अंट, एसिटम से आया एसिटिक मीन विनेगर। प्रोपियोनिक मीन्स, प्रो मीन पहले, फर्स्ट, पियोनिक फैट को कहते हैं, फर्स्ट फैट
क्योंकि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम है फैटी एसिड्स। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन फॉर्म ट्राइएस्टर्स और व्हेन दे फॉर्म एस्टर्स, वो एस्टर फैट होते हैं, तो इसलिए एलिफैटिक को हम फैटी एसिड भी कहेंगे, एरोमेटिक को हम फैटी एसिड नहीं कहते, याद रखना है। अब ये फर्स्ट फैट मेकिंग एसिड है, इसलिए इसे जो है प्रोपियोनिक एसिड कहा जाता है। 4 कार्बन का ब्यूटेरिक, और बटर की स्मेल इसकी है, इसलिए ये ब्यूटेरिक, ब्यूटर बटर से आया वर्ड, ठीक है, मालूम है ये, ठीक है। इसके बाद कुछ डायोइक एसिड के नाम और स्ट्रक्चर, कॉमन नेम आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि अगर मेरे पास 2 कार्बन का डायोइक एसिड है, इथेन डायोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इथेन डायोइक एसिड इज ऑक्सैलिक। अगर मेरे पास प्रोपेन डायोइक एसिड है, 3 कार्बन का डायोइक एसिड, तो इसे कहते हैं मेलोनिक एसिड, आईसी मेलोनिक। अगर मेरे पास 4 कार्बन का डायोइक एसिड है, ठीक है, 1,4 इथेन डायोइक एसिड। अब ये एक बात और याद रखनी है, ये ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन डायोइक। मैंने आपको कहा था एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हम पोजीशन मेंशन नहीं करते, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जिसमें पोजीशन मेंशन नहीं की जाएगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 कार्बन पे ही आएगा। जब आयुपैक नेमिंग होगी तो नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन डायोइक एसिड का कॉमन नेम स्यूसिनिक एसिड होता है, ठीक है। ब्यूटेन डायोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? स्यूसेनिक एसिड। इसी तरह अगर 5 कार्बन का हमारे पास डायोइक एसिड हो तो ये क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, ये हो जाएगा पेंटेन डायोइक एसिड, इसे कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। और 6 कार्बन का है हमारे पास हेक्सेन डायोइक एसिड इज एडिपिक एसिड, ये तो आपको पता ही होगा पहले ही, इसे कहेंगे एडिपिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपको एरोमेटिक की एग्जाम्पल मालूम है, एरोमेटिक में पहले भी बता चुका हूं, वही चीजें अब रिपीट हो रही हैं। ये है बेंजोइक एसिड, और अगर COOH ग्रुप आगे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाँ भाई बता दें भाई क्या नाम है? कौन सा 1,2 एसिड है? बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सर। कॉमन नेम यार, कॉमन नेम बताओ। इथैलिक एसिड। पथैलिक नहीं, थैलिक, पी साइलेंट होता है, थैलिक एसिड, ठीक है। सही सर जी। क्या है? थैलिक एसिड। इथैलिक एसिड। अच्छा, थैलिक एसिड के 3 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। थैलिक एसिड के क्या होंगे? हमारे पास 3 आइसोमर्स बनते हैं, ये है थैलिक एसिड। अब यहाँ पे ये याद रखने हैं, इन तीनों का नाम मुख्तलिफ है। थैलिक एसिड 1,2 बेंजीन डायोइक एसिड है। अगर 1,3 होता है तो इसे कहते हैं आइसोथैलिक, क्या कहेंगे? आइसोथैलिक एसिड। और अगर हमारे पास आइसोमर होगा 1,4 तो इसे कहेंगे टरथैलिक, ठीक है। TER लगा दोगे इसके साथ, ठीक है। याद रखने हैं तीनों आइसोमर, थैलिक, आइसोथैलिक, टरथैलिक, 1,2, 1,3, 1,4 को कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फैटी एसिड्स, भाई लॉन्ग चेन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फैटी एसिड्स, ये फैट्स बनाते हैं, ठीक है। और इनके जो ट्राइग्लिसरोल्स होते हैं ट्रायोल के साथ, जनरली वो हम फैट यूज करते हैं। अब फैटी एसिड्स में 3-4 स्ट्रक्चर या नाम आपको मालूम होने चाहिए। 15 कार्बन का एसिड C15H31COOH, ठीक है, क्या नाम है इसका? इसे कहते हैं पाल्मिटिक,
एसिड, ठीक है। 17 कार्बन का एसिड होगा C17H35 COOH, ये हमारे पास स्टेरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह C17H33, अगर इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है 17 कार्बन, ये क्या है, ये हमारे पास फैट है, फैट बनाएंगे, सॉलिड फैट बनाएंगे, पाल्मेटिक और स्टेरिक, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक है। कैसे हैं, सैचुरेटेड। अगर C17, पेज नजर नहीं आ रहा। भाई ये है C15H31 COOH, सैचुरेटेड अल्काइल चेन है CnH2n+1 COOH है। सैचुरेटेड चेन जब होगी और ये फैटी एसिड जब होगा तो बनने वाला हमारे पास सॉलिड फैट होगा, घी होगा। अगर अनसैचुरेटेड चेन होगी यहाँ पे तो बनने वाला ऑयल होगा, इसका एस्टर जो होगा वो ऑयली होगा, ठीक है। अब ये सॉलिड फैट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सैचुरेटेड चेन है। कौन सा, पाल्मेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। जबकि अगर यहाँ C17H33 COOH होता है तो इसमें एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आता है और इस एसिड को कहते हैं ऑलिक एसिड, ठीक है। ऑलिक एसिड ऑयल बनाता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। और इसी तरह C17H31, ठीक है, इसमें दो डबल बॉन्ड आते हैं, दो अनसैचुरेशन होती हैं 17 कार्बन की चेन में, और इसे कहते हैं लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड। और ये भी क्या बनाएगा, ये भी ऑयल बनाता है, इसका एस्टर ऑयल होता है, ठीक है। इनके एस्टर फैट है, इसके एस्टर ऑयल है, ये डायरेक्टली खुद नहीं, ये फैटी एसिड्स हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरली एलिफेटिक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जो होते हैं, एलिफेटिक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, और ये कॉमन फैटी एसिड्स हैं जिनके फैट और ऑयल हम यूज करते हैं, ठीक है। अब नेमिंग पे आ जाते हैं भाई। नेमिंग बहुत सादी सी, ठीक है, कैसी, बहुत सादी सी नेमिंग है। कॉमन नेम की मैंने कुछ बातें की हैं, मैंने आपको कुछ कॉमन नेम अभी तक मैं बता रहा हूँ, इसमें मजीद इजाफा करते हैं भाई। कॉमन नेम हम सोर्स के साथ वर्ड एसिड लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा एक स्ट्रक्चर और देख लें, दो स्ट्रक्चर, ठीक है। CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। हाँ भाई, कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। मैंने आपको पहले 4 कार्बन तक की कॉमन नेम बताए थे, 5 और 6 का भी याद रख लें। 5 कार्बन का ये एसिड है वैलेरिक एसिड, ठीक है। और अगर 6 कार्बन का एलिफेटिक स्ट्रेट चेन एसिड है तो इसे कहते हैं कैप्रोइक एसिड, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है। इसका मतलब है कॉमन नेम का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि भाई हम कहेंगे हम इसके साथ फलां वर्ड लगाएंगे तो एसिड का कॉमन नेम बनेगा। एसिड का कॉमन नेम उसके सोर्स से आ रहा है, उसका जिसने नाम रख दिया उससे आ रहा है, जिस चीज में से आइसोलेट हुआ उसमें से आ रहा है, ना कि कोई इसका सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये 6 एसिड के नाम हमारे जहन में होने चाहिए, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक, वैलेरिक, कैप्रोइक, ठीक है। अच्छा, डायोइक में ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सियोसिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक। उसके बाद 3 आइसोमर थैलिक एसिड्स के हैं हमारे पास, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है कुछ। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ग्रुप आ जाए इनके ऊपर तो हम अल्फा बीटा गैमा नंबर कर लेंगे, 2-3 कार्बन तक का अगर हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एसिटिक एसिड है, उसके कार्बन CH3 वाले कार्बन की जगह Cl आ जाए तो मैं कहूँगा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड या क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। मैं उसको क्लोरो एसिटिक एसिड कह सकता हूँ। 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेरिक एसिड है, उसके कार्बन नंबर 1 पे जो कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच है अल्फा है, उसके ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इनका कॉमन नेम
लिख लेते हैं। जब आएगी आयुपैक नेम की बारी तो अल्केन का नाम लिखें। अल्केन मैंने लिख दिया, ई हटा दूंगा, ओआईसी एसिड लगा दूंगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्कानोइक एसिड। बस ये लफ्ज याद रखना है फॉर आयुपैक नेम। तमाम रूल वही जो कि अल्केन की नेमिंग के हैं। फाइनल नेम, पेरेंट नेम में अल्केन के नाम का ई हटा के ओआईसी एसिड लगाना है, अल्कानोइक हो जाना है इसने। ठीक है। सादी एग्जाम्पल, 2 कार्बन का अल्केन इथेन, ई के बजाय ओआईसी एसिड लगा लें, एथानोइक एसिड। पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा नंबर 1 पे ही होगा। ठीक है। अब अगर कोई ब्रांच आ जाएगी तो जिस तरह बाकी के क्लास ऑफ कंपाउंड में हम ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, इससे पहले ऐड कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड के पोजीशन की। हाँ, नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से शुरू होगी। अगर एसिड ये हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3। ठीक है। अब 3 कार्बन की अल्कीन का नाम लिखें। प्रोपीन होती है, ई नहीं डालना आखिर में, ई के बजाय ओआईसी एसिड कर दें, प्रोपीनोइक एसिड हो जाएगा। और यहां इससे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन ऐड कर दें, 2 प्रोपीन थी ये, 2 प्रोपीन, ई के बजाय ओआईसी एसिड लगा दें, 2 प्रोपीनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आ गया ट्रिपल बॉन्ड तो यही काम ट्रिपल बॉन्ड के साथ करें, 1 2 3। ये 2 प्रोपाइन है। अब YNE नहीं लिखना, ई के बजाय OIC एसिड लगा देना है, 2 प्रोपाइन नोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है बात? बाकी सब ब्रांचेस के लिए वही जिस कार्बन पे अटैच हो, जहां पे हो। ठीक है इसमें सर जी। अगर एक ही ब्रांच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो किसको पहला देंगे और क्या करेंगे? नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस है। ठीक है। उसके बाद उनकी पोजीशन लिख दें। अब हमें मालूम है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम अल्कीन का नाम लिखते हैं पेरेंट, और YNE करके उसकी पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ OIC एसिड से पहले ट्रिपल बॉन्ड विद पोजीशन ऐड करेंगे, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन का तो हमें पहले ही मालूम है कि अगर मेरे पास एक अदद अल्कीन है और अल्काइन है तो मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4, इसे लिखूंगा मैं 1 ब्यूटीन 3 आइन। ठीक है। तो प्रेफरेंस हम अल्कीन को ही दे रहे होते हैं, अल्काइन को हम सफिक्स में ऐड करते हैं गाली पोजीशन के साथ। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमारे पास जो अगली पॉसिबिलिटी होती है सवाल की, वो सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन विद अदर कंपाउंड्स। तो भाई याद रखें, अमंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ एसिड एक्ट करेंगे उन सब में स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है। अब सवाल आ जाता है भाई, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। एक दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एसिडिक होती है, अल्कोहल दे दिया, फिनोल दे दी, फिनोल एसिडिक होती है, वाटर दे दिया। चारों को अरेंज कर दें, जरा मुझे बता दें कौन सा सबसे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं मुझे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का तो पता है ना? हाँ भाई, पहले तो मुझे मतलब बता दे कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर डिक्रीजिंग कहा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? सर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर का कहा हो तो फिर सबसे पहले उसी को लिखेंगे जिसकी एसिडिटी सबसे कम है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज इंक्रीजिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज डिक्रीजिंग। ठीक है। अब जरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सर कौन सबसे सा? पहले अल्कोहल। सबसे पहले अल्कोहल ले आऊं, 1 कर दिया मैंने इसको। सर उसके बाद वाटर। इससे ज्यादा एसिडिक हो गया वाटर।
इसके बाद फिनोल और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद फिनोल और चौथे पे कार्बोक्सिलिक एसिड। चलें, अब मैंने लिख दिया CH2Cl COOH F CH2 COOH, मेरे पास है Cl2CH COOH and CH3COOH. Arrange in order of increasing acidic strength. भाई वो था एक सवाल, मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर क्यों है? क्योंकि वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, अल्कोहल का अल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी अल्कोक्साइड से ज्यादा होगी। दूसरी बात याद रखनी है, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे दे इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड, एसिडिटी को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। डोनर एटम, डोनर ग्रुप एसिडिटी को कम करेगा। ठीक है, क्यों करेगा भाई? ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, प्रोटॉन दे दिया, -H पॉजिटिव हो गया, बनेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन। मेरे पास है Cl CH2C डबल बॉन्ड OH, प्रोटॉन दे दिया, -H पॉजिटिव कर दिया मैंने, बनेगा क्या? Cl CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन कौन सा ज्यादा स्टेबल है? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ विड्रॉ हो रही है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये विड्रॉइंग एटम। जबकि यहाँ CH3 डोनर है जो कि उसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेस स्टेबल है वो। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ 2 क्लोरो अटैच कर दूं या फ्लोरो अटैच कर दूं, 3 फ्लोरो लगे हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई क्लोरो, अगर मैं ट्राई क्लोरो लूं और ट्राई फ्लोरो लूं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उतना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। सर ठीक है? अगर एक फ्लोरो हो लेकिन दूसरे कंपाउंड में 2 क्लोरो हो तो फिर हमें पीके वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें एसिड की के या पीके पता होनी चाहिए, लेकिन ये जनरल ट्रेंड है। अगर 2 क्लोरो हैं, 1 फ्लोरो है, तो 2 क्लोरो का विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा 1 फ्लोरो से जनरली। ठीक है, 2 विड्रॉइंग ग्रुप है तो डाई क्लोरो एसिटिक फ्लोरो मोनोफ्लोरो एसिटिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो वो इन सब से ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रो में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी किस पे? नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप्स पे, विड्रॉइंग एटम पे। तो याद रखना है, ट्राईफ्लोरो इज मोर एसिडिक देन डाईफ्लोरो, डाईफ्लोरो मोर एसिडिक देन फ्लोरोएसिटिक एसिड। इसी तरह ट्राई क्लोरो, डाई क्लोरो, क्लोरो। इसी तरह फ्लोरो क्रोमो क्लोरो ब्रोमो है तो फ्लोरो इज मोर देन क्लोरो, क्लोरो इज मोर देन ब्रोमो। ठीक है, तो ये एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, बस करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन। बल्कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपको सारे पता होंगे, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे।